हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल एक्वायर जोन पर। इसके पहले मैंने ब्लड का वीडियो कल के पार्ट में शुरू किया था, जिसमें कि आपका आरबीसी मैंने क्या किया था, कंप्लीट करा दिया था और बाकी के उसके पार्ट रह गए थे, जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपके रह गए हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी। तो अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं ये क्या है। यही जो है आपका जीवन पर्यंत यही आपकी रक्षा करता है। कोई चाहे आपका साथ दे ना दे, पर डब्ल्यूबीसी आपका हमेशा साथ देता है। जैसे आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जैसे कोरोना हुआ था, तो वहाँ पे जब लोगों की डेथ हो रही थी, तो उनके डेड बॉडी को भी कोई जलाने से भी डरता था। उनके पास भी उनके खुद के परिजन भी नहीं जाते थे कि कहीं हमको वो वायरस ना हो जाए। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी था वही आपका हमेशा लास्ट टाइम तक, यानी कि कहे लास्ट स्टेज तक वही आपका साथ दिया था। जैसे उन्हीं को बस क्या होता, उन्हीं को बस कोरोना नहीं हुआ था जिनकी डब्ल्यूबीसी यानी ज़्यादा थी, यानी कह सकते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। तो वो इम्यून सिस्टम किसकी वजह से स्ट्रांग था? डब्ल्यूबीसी के ही कारण। तो कोई आपका साथ चाहे दे ना दे, पर डब्ल्यूबीसी ही जो होता है वो आपका हमेशा रोगों से रक्षा करता है। तो यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वो क्या है, एक तरह से रोगों से रक्षा करता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या फिर कह सकते हैं इम्यूनिटी हमारे बढ़ाता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि डब्ल्यूबीसी है क्या। ठीक है, तो अभी आपको बताया डब्ल्यूबीसी को और क्या नाम से बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ही श्वेत, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका बोलेंगे। और अगर बात करें इसे और क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसे क्या बोलते हैं? इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ल्यूको मतलब कि जिसका कोई कलर ना हो, यानी कि सफेद। ल्यूको जैसे आपका जो प्लास्टिक था ल्यूकोप्लास्ट, उसी से ही इसका भी नाम लिया गया है ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब जहां भी ल्यूको टर्म आएगा यानी कि वहां पे कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। फिर है ल्यूकोसाइट, अभी मैंने बताया क्या हमारे शरीर की रक्षा तंत्र है, यानी कि कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है, क्योंकि यही है जो आपका हमेशा साथ देगा। ठीक है, चाहे कोई आपके घर वाले हों, चाहे बाहर वाले या दोस्त हों, चाहे कोई आपका साथ दे ना दे, पर कौन साथ देगा? आपका डब्ल्यूबीसी हमेशा साथ देगा। फिर है डब्ल्यूबीसी शरीर में क्या करता है? संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है, क्योंकि अभी बताया ना कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी संक्रमण होते हैं, किसी चीज से एलर्जी हो गई या फिर कोई बीमारी हो गई, तो सबसे पहले लड़ने का कार्य कौन करेगा? ये डब्ल्यूबीसी ही करते हैं। फिर रक्त में डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या भी पूछ लेता है कभी कभी। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? सामान्य संख्या ये आपकी ये महिलाओं की संख्या है कि 4500 से कितना 11,000 mm³ होता है। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो यही हमारा कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000। फिर उसके बाद है डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगाणुओं का भक्षण करता है, यानी कि ये क्या है? फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है। फिर इसका भी निर्माण कहाँ होता है? जैसे आपका आरबीसी का था कहाँ पे? अस्थिमज्जा में होता था। इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में भी होता है, और लसिका ग्रंथि और कभी कभी यकृत या प्लीहा में भी होता है। ठीक है, तो ये तो था बात किसकी? डब्ल्यूबीसी की। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? उसी को क्या बोलते हैं आप? ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब आते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार, यानी कि जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या डब्ल्यूबीसी, उसके कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं। तो आपको इसका प्रकार हमने पहले ही फ्लो चार्ट बनाया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें क्या था? श्वेत रक्त कणिकाओं के 2 प्रकार होते हैं। मेनली अगर देखा जाए उनके उपवर्ग की, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, और ग्रेन्युलोसाइट को भी किसमें? इओजिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल में क्या होता है? डिवाइड किया जाता है। और वहीं अगर एग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में डिवाइड किया जाता है। अब सबके बेसिकली अगर काम देखा जाए कि किसका क्या काम होता है, तो जो हमारा इओजिनोफिल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमको किसी चीज़ से एलर्जी है, चाहे खाने पीने से या किसी प्रकार के ड्रिंक से या फिर कह सकते हैं धूल से, अगर एलर्जी होती है तो यानी कि एलर्जी का संकेत सबसे पहले हमको इसी से ही पता चलता है, इओजिनोफिल। इसकी संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज, यानी बढ़ जाएगी। तो अगर एलर्जी है किसी चीज़ से तो हमारे शरीर में किसकी वृद्धि होती है? इओजिनोफिल की। लेकिन अगर वहीं बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल कब इंक्रीज करेगा? जब अगर मान लीजिए अस्थमा की दिक्कत आ जाए। ठीक है,
किसकी दिक्कत आ जाए, अस्थमा की। अगर किसी को अस्थमा से कोई मतलब ग्रसित है तो उसमें क्या होगा, बेसोफिल की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर यहीं न्यूट्रोफिल की बात करें तो पता है न्यूट्रोफिल को हम अपने शरीर का यानी कि कह सकते हैं बॉडी का, इसे बीएसएफ भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से ये क्या पुलिस की तरह कार्य करता है या फिर बीएसएफ की तरह की। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों मतलब हमारे ब्लड में क्या हो गया, WBC या RBC में क्या होगा कि अगर कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आ गए तो कहता है अच्छा इसमें दूसरे बैक्टीरिया वायरस आए हैं तो उनके लिए क्या करना है, जैसे एंटीबॉडी बनाना है। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए सबसे पहले लिखनी, देखने का कार्य कौन करता है, निगरानी कौन करता है, न्यूट्रोफिल ही करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें सक्रिय कौन होगा, अगर एलर्जी है किसी चीज से तो सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल ही क्या होता है, सक्रिय होता है। फिर है ए ग्रैन्युलोसाइट की बात अगर करें तो इसमें मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। ठीक है, अब लिम्फोसाइट जो आपका होता है, लिम्फोसाइट ये ही क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें है तो 5 प्रकार के, क्योंकि पता है WBC तो अकेले कोई कार्य करेगा नहीं, वो क्या करता है, वो कहता है, वो सोचता है कि कुछ लोगों को साथ में लेकर चले, तो वो इन 5 को साथ में लेकर कार्य करता है। तो जिसमें कि ये जो लिम्फोसाइट है वही क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का क्या करता है, काम करता है। अब ये एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, जब हम आपको अगले वीडियो में जब आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे एंटीबॉडी या एंटीजन क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए एंटीबॉडी क्या है, जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति का जो भी ब्लड ग्रुप रहा होगा तो उसी के अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी बनाता है कि उस फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर सके, मार सके। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या कार्य करेगा, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करेगा। और पता है इसी लिम्फोसाइट को ही और क्या नाम देते हैं, इन्हीं को ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, और जो हमारा ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर इसी को IG से भी कभी कभी मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दे दिया जाए तो इसे IG से डिनोट करते हैं, क्या, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। किसका सेकंड नाम है, लिम्फोसाइट का। तो हमेशा याद रखिएगा एंटीबॉडी बनाने का कौन कार्य करेगा, लिम्फोसाइट, यही रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करेगा। और मोनोसाइट क्या करेगा, उन रोगाणु का फिर भक्षण करेगा। भक्षण यानी कैसे, मान लीजिए अब सभी ने अपना अपना काम कर लिया, सारे लोग अब आराम करेंगे कि भाई हमने मार दिया, कोई कहेगा हम देख लिए कौन आया था, ये पहचानने का काम कर लेगा न्यूट्रोफिल, और ये दोनों अपनी संख्या बढ़ाकर बता देंगे कि हाँ हमको इस चीज़ से दिक्कत है। लेकिन मोनोसाइट क्या करेगा, लास्ट में आके जितने भी किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको साफ सफाई यानी कि उनकी डेड बॉडी को ले जाने का, यानी उनके डेड बॉडी को साफ करने का, यानी उनको खाने का कार्य कौन करेगा, ये मोनोसाइट ही करते हैं, जो लास्ट में इनका फंक्शन आता है। अब चलिए सबका फिर से डिटेल में कार्य को जानते हैं कि किसका परसेंटेज कितना है बॉडी में, और यानी बॉडी या कह सकते हैं मतलब रक्त में किसका कितनी मात्रा प्रेजेंट है, प्लस उनसे मतलब कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे है, अब चलते हैं। मेरा फर्स्ट क्या है, ग्रैन्युलोसाइट। अभी आपको बताया क्या था, ग्रैन्युलोसाइट में ही अगर यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात किया गया है, न्यूट्रोफिल की। ठीक है, यहाँ पे इनके फंक्शन है, ये ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। तो न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं, अभी बताए थे कि इसे रक्त का क्या कहते हैं, BSF कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ये संक्रमण के खिलाफ क्या करता है, शरीर की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में काम करता है। यानी कि अगर मान लीजिए नहीं होता, कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले कौन आता है, पुलिस आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं ना, रक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि आगे और कुछ ना हो पाए। तो कौन करता है, ये न्यूट्रोफिल काम करता है। ठीक है, फिर है ये भक्षण करने का कार्य करता है। फिर यदि कह रहा है यदि TB या टाइफाइड हो जाए, अगर TB या टाइफाइड हो जाए तो भी क्या होगा, न्यूट्रोफिल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर TB टाइफाइड भी है तो न्यूट्रोफिल की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। महिलाओं में कह रहा बार बॉडी न्यूट्रोफिल के कारण बनती है। ठीक है, अब देखिए बार बॉडी क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे महिलाओं में क्या होता है, अगर उनके लिंग गुणसूत्र की बात करें तो क्या होता है, XX, इसमें फीमेल में, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, XX। तो इसमें से आप जानते हैं, इसमें से सिर्फ एक ही X जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। कौन, एक ही, कोई भी एक क्रोमोसोम भाग लेता है। लेकिन इसमें से जो दूसरा X क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता है, यानी जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। और इसी को ही टर्म दे देते हैं क्या, बार बॉडी। इसी को क्या बोल देते हैं,
बार बॉडी। और ये जो बार बॉडी है किसके, महिलाओं में न्यूट्रोफिल किसके कारण बनती है, बार बॉडी। लेकिन अगर वही टर्नर सिंड्रोम हो जाए, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होती है, घट जाती है, तो वहाँ पे बार बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या कि महिलाओं में बार बॉडी न्यूट्रोफिल के कारण ही बनती है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा टोटल ओवरऑल WBC है, उस WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल का ही परसेंटेज पाया जाता है, यानी कितना 60 to 70% क्या होता है, सबसे पहले हमको मतलब न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था आपका क्या, न्यूट्रोफिल। अगर न्यूट्रोफिल समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। फिर है दूसरा आपका इओजिनोफिल। ठीक है, इओजिनोफिल। अब इओजिनोफिल यह ब्लड का होमगार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होमगार्ड। वो आपका न्यूट्रोफिल BSF था या पुलिस था, ये क्या है, होमगार्ड की तरह कार्य करेगा। वो क्या करेगा, शरीर को परजीवियों, एलर्जी या विदेशी बैक्टीरिया और बाहरी जीवों से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, कौन बचाता है, इओजिनोफिल। और इओजिनोफिल की संख्या पूरे WBC में कितनी होती है, 2 से 4% होती है। ठीक है, और अगर बोले भी, अभी इसके पहले भी मैंने बताया कि अगर किसी चीज़ से एलर्जी होगी तो इन्हीं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर है तीसरा ग्रेन्युलोसाइट का, ये लास्ट है क्या, बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल की बात करें तो वही कह रहा है, जब अस्थमा की समस्या होती है तो बेसोफिल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने बताया कि जब अगर हमको अस्थमा हो गया है तो इसे डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे ब्लड को ही चेक करते हैं ना। तो अगर देखेंगे बेसोफिल बढ़ गया तो हाँ, तो ये बीमारी हो गई है, इओजिनोफिल बढ़ गया तो ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे करके वो टेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वही कह रहा है, अगर बेसोफिल की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो अस्थमा से ग्रसित होगा वो व्यक्ति। फिर है, अब देखिए, ये जो बेसोफिल है वो 3 प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेसोफिल होते हैं वो 3 टाइप्स के हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से, एक आपका है हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन का या हिस्टामाइन। तो ये क्या करते हैं, ये एक मास्ट कोशिका है। ठीक है, मास्ट कोशिका यानी कि एक तरह से नरम कोशिका है, जो क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने का कार्य करता है। यानी कि जो ब्लड वेसल होते हैं मतलब डायलेशन करने, यानी उनको फैलाने का कार्य कौन करेगा, ये हिस्टामाइन करते हैं। ठीक है, और सीरोटिन की बात करें, सीरोटिनिन का, तो इसको पता है, इसको मूड हार्मोन भी कहते हैं। मूड हार्मोन मतलब कि यही हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये सीरोटिन ही करते हैं। तो क्या करते हैं, तो ये कह रहा है, यह मूड हो गया, हमें नींद आ रही है, या फिर पाचन, घाव भरना, या हड्डियों के स्वास्थ्य और रक्त के थक्के बनाने में जैसे शरीर के कार्यों में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा है लास्ट इसका हिपेरिन। हिपेरिन जानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, हिपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि अब अगर जब भी ब्लड शरीर के बाहर आता है तो क्या होता है, उसका देखे होंगे थक्का बन जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में क्यों नहीं बनता है, तो किसके कारण, ये हिपेरिन ही जो है उसको थक्का बनाने से रोकता है। ठीक है, और बेसोफिल की संख्या की बात करें तो कितना होता है, 0.5 से 1% होता है पूरे WBC का। ठीक है, यानी WBC में अगर बात करें तो उसका कितना परसेंट होता है, 0.5 से 1% होता है कौन, बेसोफिल। तो ये बात थी किसकी, ग्रैन्युलोसाइट की। अब बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट की। तो ए ग्रैन्युलोसाइट अभी बताया मैंने क्या था, 2 प्रकार के थे, एक आपका था लिम्फोसाइट और एक आपका था मोनोसाइट। ठीक है, तो अब लिम्फोसाइट में भी पहले मोनोसाइट की बात कर लें। तो मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ये श्वेत रक्त कणिकाओं की सबसे बड़ी कोशिका होती है। श्वेत रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, यानी मोनोसाइट, यही सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, यहाँ पे है रहेगा। ठीक है, फिर है मोनोसाइट क्या है, फाइगोसाइटोसिस द्वारा हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी उनका पूरी तरह से सफाई कर देता है। क्लीन करने का कार्य कौन करेगा, ये मोनोसाइट ही करते हैं। ये कितने परसेंट होते हैं, 3 to 8% होते हैं।
वही अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट अभी बताया मैंने कि, और लिम्फोसाइट देखिए ये सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका है। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो मोनोसाइट और सबसे छोटे की बात करें तो लिम्फोसाइट। तो यह सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका है और क्या करता है, यही एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। यानी अभी मैंने बताया कि एंटीबॉडी बनाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। और क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का भी कार्य कौन करेगा, लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट के परसेंटेज की बात करें तो ये पूरे WBC का कितना होता है, 20 to 25% पाया जाता है कौन, लिम्फोसाइट। तो ये थे आपके ए ग्रैन्युलोसाइट। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। और मैंने RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी बताई थी, याद है आप लोगों को, कितना होगा कमेंट करिएगा। वैसे बता देते कितना था, 120 दिन। लेकिन अगर यही श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो वो कितनी है, 30 to 20 यानी 13 से 20 दिन की होती है। और इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यानी हमारे बोन मैरो में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। अब देखिए, अगर WBC की संख्या की कमी हो जाए, जैसे RBC की संख्या कम हो रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, बताइए क्या था, और इसका बताइए। WBC की संख्या की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया। अगर वहां पे अगर RBC का था तो क्या था, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, क्योंकि ये जब पीनिया टर्म आएगा तो वो हमेशा आपका कमी से रिलेटेड होगा। और अगर WBC की अधिकता से हो जाए, अगर अधिकता हो जाए तो उससे क्या हो जाए, उसे क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, और उसमें इरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है। तो WBC की अगर बात करेंगे, अगर अधिक हो गई उसकी मात्रा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अब देखिए, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा जरूर कि शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में अगर वृद्धि के कारण क्या होता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस या क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया। और पता है इसी ल्यूकेमिया को ही क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड कैंसर किसकी कमी से होता है, तो WBC के ही कमी से होता है। और उसका क्या नाम है, सेकंड नाम है ल्यूकेमिया, और इसी ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। अब रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या है, इसका सेकंड नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब इनके जीवन अवधि की अगर बात कर लें तो इनकी जीवन अवधि क्या है, यानी कितने से कितने दिन तक ये रहते हैं, तो 8 से 10 दिन, और उसका फिर से ये इनकी डेथ हो जाएगी, यानी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और फिर से ये बनना शुरू हो जाते हैं। तो इनका भी मुख्य कार्य क्या है कि रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है, ये भी मदद करता है। यही अगर WBC में जो आपका हिपैरिन था वो क्या था, वो थक्का बनाने को रोकने का कार्य करता था, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फिर है प्लेटलेट्स की अगर संख्या रक्त में 2 से 5 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, होता है। अगर कह रहा है यदि डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अगर कोई पूछे कि डेंगू हो जाता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या घटती है या बढ़ती है, तो हमेशा याद रखिएगा प्लेटलेट्स की संख्या यानी रक्त बिंबाणु की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि डेंगू होने पर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। फिर है अब प्लेटलेट से भी संबंधित कुछ बीमारियां हैं, इसमें देख लीजिए कि अगर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, तो जैसे इसका सेकंड नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट था, तो उसी से ही रिलेटेड नाम हो जाएंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अभी मैंने बताया था कि पीनिया टर्म से याद रखिएगा कि कमी की बात कर रहा है। और अगर अधिक हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या था, प्लेटलेट से संबंधित बीमारियां थी, ठीक है। तो ये आपके पूरे WBC, RBC और प्लेटलेट्स के क्या थे, पार्ट जो है वो खत्म हुए। और एक चीज और इसमें पढ़ लीजिए कि हमारा जो रक्त का थक्का बनता है उसकी विधि क्या है, यानी कि कैसे कैसे रक्त का थक्का बनता है, यानी उसके प्रोसेस क्या है। तो स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको सबसे पहले चोट लग गया, यानी अगर स्टेप फर्स्ट की बात करें, तो जब चोट लगता है तो वो जो घाव से जो ब्लड निकलता है वो सबसे पहले क्या होगा, हवा के संपर्क में आएगा। कहाँ आएगा, हवा के संपर्क में आएगा। और जब हवा के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा, जो
प्लास्टिन होता है उसका क्या होता है, स्त्राव करने लगता है, यानी कि जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो किसका सिक्रीशन होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। अब ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन इसमें क्या करेगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयन के साथ, ठीक है, हमेशा याद रखिए किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, यानी कि सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन होगा, फिर ये कैल्शियम के साथ क्या करेगा, कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब जो ये एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, वो क्या करेंगे, वो जो निष्क्रिय प्रोटीन, और कौन सा निष्क्रिय प्रोटीन, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है उसको सक्रिय करने का कार्य कौन करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। तो यानी कि थर्ड स्टेप में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो निष्क्रिय प्रोटीन किसको, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, सक्रिय कर देता है। अब यही जो आपका सक्रिय थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन से क्या करेगा, फाइब्रिन में उसको बदल देता है। याद रखिएगा इसमें 4 चीजें हो रही हैं कि पहले आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन हुआ, फिर एक कैल्शियम आयन के साथ क्या किए, रिएक्शन किए, ठीक है, और रिएक्शन करके क्या किए, अब ये काइनेज एंजाइम, उसी का काइनेज एंजाइम बनाए, किसका, थ्रोम्बोकाइनेज का। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, जो निष्क्रिय पड़ा हुआ जो प्रोटीन है यानी कि प्रोथ्रोम्बिन है जो निष्क्रिय है अभी, वो क्या करेगा, अब उसके साथ जाके उसको क्या करेगा, सक्रिय कर देगा। और जब ये सक्रिय हो जाता है तो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को क्या करेगा, फाइब्रिन में बदल देता है। और जब ये फाइब्रिन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब परिणाम स्वरूप यह जो फाइब्रिन है सेल के साथ मिलकर रक्त का थक्का बना देता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। और कभी कभी पूछता है कि रक्त का थक्का बनने में मोस्टली कितना टाइम लगते हैं, तो 2 से 8 मिनट, यानी कि 2 से 8 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा अगर नहीं बन रहा है यानी थक्का नहीं बन रहा है तो यानी कि उनको क्या है, बीमारी हो गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 स्टेप हैं किसके, रक्त का थक्का बनने का। तो ये ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आज यहीं पे समाप्त होते हैं। बाकी इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है अगले वीडियो में ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, और उस ब्लड ग्रुप में इससे भी रिलेटेड और प्लस ब्लड ग्रुप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैं क्या करूँगी, उसको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।